जब दो पार्टियां होती हैं तो अनुसूचित जात सीधा साधा व्यक्ति होता है और दो लोग बड़े लड़ते हैं तो ये उसको कहीं कहीं हथियार बना लेते हैं और होता झूठा है। जो प्रभावशाली हाँ, कदम योगी जी की सरकार में उठाए जाते हैं हाँ, अपराध के विरुद्ध, हाँ, इससे पहले किसी सरकार के पास कोई प्रमाण नहीं है कि इस तरह के सकारात्मक कदम उठाते हो। और 95 में गठन हुआ, हाँ। अनुसूचित जात में तमाम जातियां हैं, हर जात के लोग यहाँ बैठे। पासी जात को पहली बार योगी जी ने प्रतिनिधित्व दिया। पासी समाज पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छी संख्या में, लेकिन आयोग का चेयरमैन नहीं बनाया। यही आयोग है 2012 में अनुसूचित जात के आयोग में 4 सदस्य पिछड़ी जात के डाले थे। तो क्या माने कि दलित समाज का मायावती से मोह भंग हो गया है? भाई मोह अगर भंग न होता तो जो चंद्रशेखर रावण इतनी भीड़ लेके घूमता है वही तो है। जो छोटे थे, गरीब थे, इनको निःशुल्क राशन और निःशुल्क बिजली कनेक्शन, निःशुल्क गैस सिलेंडर, निःशुल्क लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है कि निःशुल्क राशन बिजली ये दे के उनको और कमजोर कर दिया है। उससे अच्छा तो रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़ाने चाहिए थे। लेकिन कई बार ये भी इस तरह के आरोप लगते हैं कि जो आरक्षण जो मिलता है वो शैक्षिक योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए, ना कि जात के आधार पर। चाहे नौकरी में की बात करें, चाहे शिक्षा में, किसी की बात करें। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? नमस्कार, मैं हूँ श्रुति गुप्ता और आप देख रहे हैं द हो हल्ला। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं। अत्याचार के मामलों से लेकर न्याय, सरकारी योजनाओं का लाभ, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता तक, ये कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब लोग जानना चाहते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के मामले पिछले कुछ सालों में कम हुए हैं, लेकिन मौजूदा हकीकत क्या है उसके लिए आज हमारे साथ SC/ST आयोग के अध्यक्ष वैजनाथ रावत जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सर, एक सबसे पहला ये सवाल है कि SC/ST के मामले उत्तर प्रदेश में ये दावा किया जा रहा है कि कम हुए हैं, लेकिन जिस तरह से शिकायतें आ रही हैं और जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी देखिए आए दिन दलितों पर लाठी पड़ रही है, या और भी इस तरह से कई ऐसी घटनाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, नाबालिग लड़कियां हैं, उनके साथ कई ऐसी शिकायतें आ रही हैं। तो क्या माना जा रहा है कि ये शिकायतें कुछ कम हुई हैं कि अभी ये कड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने? उत्तर प्रदेश आबादी में सबसे बड़ा प्रदेश है। आबादी ज्यादा होगी तो घटनाएं होंगी। लेकिन इस सरकार में जो दलित पर घटनाएं ज्यादा होने का है वो हम सही नहीं मानते। पहले की सरकारों में अनुसूचित जात के जो उत्पीड़न होते थे उनके मुकदमा नहीं लिखे जाते थे। थाने तक मुद्दे जाने नहीं पाते थे कि गुंडे लोग सरकार के साथ मिले होते थे, तो उनकी आवाज थाने तक नहीं पहुंचती थी। तो ऐसा लगता था कि कोई घटनाएं नहीं होती है। आज लोकतंत्र है, किसी भी व्यक्ति की कोई शिकायत है तो थाने में दर्ज हो जाती है, फिर विवेचना के आधार पर जो झूठा जो सच है खत्म हो जाती है। तो आज थाने में सबकी आवाज सुनी जाती है, मुकदमे पंजीकृत किए जाते हैं और पंजीकृत होने के बाद उन पर त्वरित कार्रवाई होती है। और त्वरित कार्रवाई होना ही लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है। व्यक्ति की बात सुनी न जाए तब तो दिक्कत है। तो लोग अगर कहीं उत्पीड़न होता है तो थाने में जाते हैं, उनकी रिपोर्ट भी दर्ज होती है और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए जो व्यक्ति परेशान करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई तुरंत होती है। तो सर, क्या मानते हैं जो SC/ST को लेकर जो कानून बने हैं वो अभी उतने सख्त नहीं है कि लोगों में डर नहीं है, या डर है और पुलिसिया कार्रवाई इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है? नहीं, कार्रवाई सब होती है और डर भी है, लेकिन जब कोई घटना होती है, बहुत सी घटनाएं तो लोग फर्जी भी बना देते हैं। अच्छा, फर्जी भी बना देते हैं क्योंकि गांव में जब दो पार्टियां होती हैं तो अनुसूचित जात सीधा साधा व्यक्ति होता है और दो लोग बड़े लड़ते हैं तो ये उसको कहीं कहीं हथियार बना लेते हैं और होता झूठा है। अच्छा। क्योंकि ऐसे भी मामले प्रकाश में आए हैं और इतनी मजबूती से पेशबंदी करते हैं कि मेडिकल भी करा देंगे और दो गवाह भी मिल जाएंगे, इधर दूसरी तरफ ये हो जाएगा। तो इसमें अनुसूचित जात के नाम मुकदमा लिखा जाता है और परेशान वो होता है, दिखाई पड़ता है कि घटनाएं होती हैं। इसके पीछे कई रीजन हैं।
मतलब तो वास्तव में कोई ऐसी घटना आपकी जानकारी में आई है जिसमें आप लोगों ने जांच करवाई, उसके बाद पता चला ये पूरा फर्जी मामला है? नहीं, ये तो भाई इस तरह गोंडा का मामला था, हमारे पास सुनवाई में आया था, सुनवाई अच्छा, में आया था। अच्छा। तो पता चला कि एक सामान्य वर्ग के और दूसरे सामान्य वर्ग में लड़ाई हो रही थी। तो एक अनुसूचित जात के महिला को सामने ला के और दबाव बना के कहा ये घटना है, जो उसका बयान है, पीड़ित का बयान है, पर्याप्त है। इस आधार पर पीड़िता कहती रही, कहने लगी, हुआ नहीं था। पीछे किसी सवर्ण ने उसको आगे किया कि तुमको ये कहना है, वो कह दिया। और जब पीड़िता कहे तो मुकदमा लिख गया दूसरी पार्टी पर। अच्छा, इस और तरह उसके के बाद भी। हाँ। हाँ, उसके बाद दूसरी पार्टी ने सोचा तो उसने एक अनुसूचित जाति व्यक्ति खड़ा किया और उससे भी कहवाया। तो उसमें भी पीड़िता का बयान ही काफी है, तो उधर लिख गया। तो इस तरह से विडम्बनाएं भी है। जहाँ तक बचाव के लिए कानून बने तो दुरुपयोग भी संभव है। संभव है। अच्छा, इस तरह के भी आरोप लगते थे कि जब मायावती सरकार थी तो एक SC ST के लिए एक विशेष नियम लाए गए थे और उस समय ये कहा जा रहा था कि इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ। ये बात मानते हैं आप? तो उसमें संशोधन हो गया, अब संशोधन हो गया, गिरफ्तारी खत्म हो मतलब गई। पहले इतना दुरुपयोग ज्यादा था इसका? गिरफ्तारी थी तो आदमी जांच बाद में पहले जेल चला जाता था। अब गिरफ्तारी नहीं है, तो अब जब दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है और निर्दोष है तो उसको छोड़ दिया जाता है। अच्छा, कई बार ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि पीड़िता थाने पहुंची, उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई लेकिन FIR दर्ज नहीं होती है। तो ऐसे मामलों में आपका आयोग कितना सख्त रहता है? अब ये तो मुकदमा लिखे जाते हैं, ये हमारा मानना है, लेकिन आपकी बात का हम भी समर्थन करते हैं कि विडम्बना तो हो सकती है। हाँ। तो जिनका वहाँ नहीं सुना जाता वो मेरे आयोग में आते हैं। अच्छा। अपने मेडिकल के फोटोज लेके हमारे आयोग में आते हैं। तो हम उस पर पुलिस से रिपोर्ट मांग लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अधिकारियों को बुला करके दोनों आमने सामने करके हम सुनते हैं और अगर उसकी बात सच हुई तो मुकदमा लिखने का आदेश कर देते हैं और मुकदमा उसको लिख जाता है और जो भी अनुदान मिल जाता है उसे मिल जाता है, न्याय मिल जाता है। अच्छा, विशेषकर अगर बात करें महिलाओं और बच्चियों की, तो उसको लेकर किस तरह की पहल आयोग की तरफ से की जा रही है कि उनका अत्याचार ना हो, घटनाएं ज्यादा ना आए, उनकी पीड़ित जो जिस तरह से पीड़ितों की शिकायत आती है वो घटनाएं रुके, उन पर अत्याचार की शिकायतें कम हो, उसको लेकर आयोग किस तरह की रणनीति बनाई है या किस तरह का उसने कुछ प्रोग्राम बनाया है? देखो, शिकायतें शब्द आते हैं इस्तेमाल, शिकायतें और घटना में अंतर है। अच्छा। रंजिश पर शिकायतें लोग कर देते हैं और घटना दूसरी चीज है। घटना पर प्रभावी कार्यवाही आयोग भी करता है, सरकार भी करती है। अच्छा। और शिकायतें चुनावी रंजिश पर फर्जी लिख दिया, मैं तो जा रहे थे, हमको आंखें थे, ये कर रहे थे, घूर रहे थे, क्या था, कुछ बातें होती या हमको गाली दे रहे थे, मतलब कोई नहीं था। तो शिकायतों का जब कसौटी कसते हैं, अगर घटना सच हुई तो हम भी मुकदमा लिखने का आदेश कर देते हैं पीड़ित के पक्ष में, और अगर सही हुई तो पुलिस भी लिख लेती है। अच्छा, शिकायत जैसे सर आपके पास पहुंचती होगी तो आयोग के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहता है उसमें? अब चैलेंजिंग क्या, पहले झूठ और सच्चाई तक पहुंचना, हाँ। ये हमारे लिए चैलेंज होता है। क्योंकि दूसरी बात कह रहा है कि हम ये घटना घटी, दूसरा कहता घटना झूठी है, तो उसमें वही कठिन काम की हमारा उद्देश्य और आयोग का उद्देश्य है कि सच पर हम काम करें, पीड़ित को न्याय मिले। तो सच तक पहुंचने के लिए हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन क्योंकि अब डिजिटल साक्ष्य हैं, अगर उसके पास है और मोबाइल की लोकेशन है, किसी को आपने नाम देखा तो उसकी लोकेशन भी वहाँ होती है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जो वास्तव में अपराधी है उसे दंड मिले और पीड़ित को न्याय मिले। लेकिन ये भी उद्देश्य हमारा है कि कोई फर्जी शिकायत के आधार पर कोई सामान्य व्यक्ति झूठा फंसने न पाए। तो क्या मान रहे हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी की सरकार है, फर्जी मुकदमों में कुछ कमी आई, ऐसा कुछ आंकड़ा आपके पास ऐसा कुछ है, या पहले ज्यादा होते थे फर्जी मुकदमे, अब कुछ कम हुए? अब तो डिजिटल साक्ष्य लिए फर्जी नहीं, थाने में कैमरा लगे हैं, जगह जगह पर जहाँ मारपीट है वहाँ पे कैमरा लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्जी वाला तो नहीं दिखता है। अच्छा। लेकिन शिकायतें बढ़ जाती हैं। घटना शिकायत कर दिया, एप्लीकेशन डाल दिया कि ये हुआ है, अब पुलिस ढूंढ है, तो उस मामले में फर्जी ज़्यादा होता नहीं है। अच्छा, कुछ जैसे दलित वर्गों से हम लोग की बातचीत होती है, उनसे मिलते हैं जब कभी इंटरव्यू के दौरान,
तो उनका ये कहना है कि बहन जी के काल में हम लोगों के पास पावर था और हम लोग मजबूत थे, अब हम लोग उतने मजबूत नहीं है। ये आरोप क्यों लग रहे हैं? अब ये उनके सोचने का तरीका हो सकता है, क्योंकि मतलब आप तो पत्रकार हो और दुनिया देखी है और घटनाओं का सच भी आप जानते हो। हाँ। जो प्रभावशाली हम्म। कदम योगी जी की सरकार में उठाए जाते हैं हम्म। अपराध के विरुद्ध, हम्म। इससे पहले किसी सरकार के पास कोई प्रमाण नहीं है कि इस तरह के सकारात्मक कदम उठाते हों और पीड़ित को न्याय मिले और उसको अपराधी को तुरंत सजा मिलती है और उसको 10-15 दिन बाद मिलती है। हम्म। और तुरंत न्याय मिलना ही न्याय है, क्योंकि ये भी कहा गया कि अगर देरी से न्याय मिला तो न्याय नहीं है, तो तुरंत न्याय मिलता है और पीड़ित को सजा मिल जाती है। अच्छा, कोई ऐसा मामला आपके संज्ञान में कभी सर आया है कि जब आपने उसको पढ़ा, उसको सुना, तो आपको भी लगा ये किस तरह का मामला है, जो अब तक के आपके जो कार्यकाल में सबसे जो कठिन रहा, कोई ऐसा केस? लेकिन अब वो जो हम लोग पढ़ते हैं, हमको अंदाजा लग जाता है कि मामला झूठा है, लेकिन अगर पीड़ित कह रहा है तो हम साक्ष्य तक जरूर जाते हैं। ऐसा क्योंकि कोई हम मामला ऐसा आया जिसको आपको लगा कि नहीं, ये? पर्टिकुलर तमाम मामले हैं कि जो जिसे शिकायत शब्द कहा कि शिकायत डाल दी, यहाँ शिकायत डाल दिया और हमने पढ़ा तो मुझे लगा कि सही नहीं है, लेकिन पीड़ित के लिए बना, अनुसूचित जाति के लिए बना, तो उसकी शिकायत अपने आप कैसे मान लेगी झूठा है। ऐसी कोई ऐसा शिकायत होता ऐसी आई हो तो बताएं थोड़ा सा हमको भी कि किस तरह के झूठे मुकदमे आ जाते हैं, और जब आप जांच करते हैं पता चलता है कि तो मुकदमा झूठा निकला, किस तरह की शिकायतें आती हैं? अब या तो हम फाइल से बताएंगे। एक मामला संज्ञान में आया कि दो परिवार आमने सामने थे, रिश्तेदार के थे, और एक परिवार की महिला थी, उसके बेटी थी, बेटे नहीं थे। अच्छा। सामने वाले की नीयत खराब हुई कि इसका मकान हमको ले लेना है। तो उसके घर में एक लड़की थी, उससे कहा कि जब बेटी के बेटे आए तो आप इसको छेड़खानी मुकदमा लिखवाना है। लड़की पढ़ रही थी बीए में, तो उसने कहा कि भाई जब घटना नहीं कैसे लिखाऊं, लेकिन फिर भी एक दिन वो बच्चे आए तो इन्होंने वो कहा कि आज मौका अच्छा है, लिखवा दो। लड़की ने कहा जब हमारे साथ छेड़खानी नहीं की हम नहीं लिखाएंगे। फिर माँ बेटी खेत को चली गई और जब लड़की ने मना किया तो उससे पहले उसे मारा पीटा भी कि तुम कहना नहीं मानते हो, तो उसको मारा पीटा। तो कहा चाहे जितना मारो, लेकिन हम फर्जी मुकदमा नहीं लिखा घर पर। और उसके कह के वो चली गई खेत को, लड़की घर में रही। बाद में उसने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या कर ली तो थाने मामला गया, लेकिन उसी को नामजद कराने लगे कि उन्होंने मारा है, ये किया वो किया, सबको रेप किया, हमारे बलात्कार के मार दिया है। फिर जांच चली, पुलिस ने देखा झूठा पाया गया तो लाश को दफन कर दिया गया और बात खत्म हो गई। फिर डीएम के यहाँ 1 महीने बाद किसी ने सिखाया, एप्लीकेशन दे दिया कि पुलिस ने मेरी बात सुनी नहीं थी, हमारी लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, हत्या हुई थी। तो 1 महीने बाद डीएम के आदेश से लाश खोदी गई, पोस्टमार्टम हुआ उसका। सारी जांचें उसके जो आप तहरीर थे उसके आधार पर जांच हो गई। उसके बाद फिर भी मुकदमा नहीं लिखा गया, तो हमारे आयोग में शिकायत आ गई और ये सब बताया कि ये हमारे बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, उसको हत्या हुई। जब अधिकारियों ने तलब किया तो जब लाश खोदी गई थी, लाश के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो जो स्लाइड आई थी, मतलब कोई शरीर में कोई चोट के निशान नहीं पाए गए, उसके बाद बलात्कार के कोई अंश नहीं पाए गए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सारी जांचें सारी आई कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ था। तो उस तरह से मतलब बात जब सब कुछ सामने आ गया तो यह है ऐसा कि आदमी रंजिश में फंसाने का पूरे प्रयास करते हैं। अच्छा, इस तरह के भी सर आरोप लगते हैं कि कई बार क्या होता है, कुछ गरीब दलित परिवार होते हैं, पैसे के लालच में भी कुछ, जैसे कोई किसी ने कहा कि तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, तुम इस तरह का मुकदमा लिख, जो आपसी रंजिश की आपने बात कही, इस तरह के मामले भी आते हैं आपके पास? नहीं, उसी तो शिकायत उसी को कहते हैं कि डाला और शिकायत किया, लगा तो लगा। हाँ। पुलिस ने भी अगर अवॉइड कर दिया क्योंकि झूठी है, 4 आदमियों ने कहा कोई घटना नहीं घटी है, तो लोग किसी भी उपयोग दुरुपयोग दोनों है, चाहे दहेज उत्पीड़न हो, चाहे अनुसूचित उत्पीड़न हो, चाहे और कुछ हो, तो जहाँ पैसा मिलता है तो लाभ लेने का प्रयास करते हैं कि लोग फर्जी लिखवा दें। तो उपयोग दुरुपयोग तो सबसे ज्यादा शिकायतें जो आपके पास आती होंगी SC ST में पुरुषों
पुरुष प्रताड़ना की ज्यादा आती है, महिला प्रताड़ना की ज्यादा आती है? नहीं, सामान्य रूप से देखो, उत्पीड़न अनुसूचित जात का पुरुष महिला नहीं समान। किसी की जमीन पट्टे में मिली है, किसी ने कब्जा कर लिया, या उसके नाम पट्टा कब्जा नहीं मिला, कोई व्यक्ति का नौकरी का रहा प्रमोशन, तो उसके समकक्ष का हो गया, उसका रह गया। और गांव में आबादी जमीन कब्जा लेकर के कोई कब्जा करने का, दूसरे परिवार उसको रोकने चले, मारपीट हो गई, तो बच्चे और पुरुष सारे प्रभावित हो गए। तो इसमें स्पेसिफिक कोई एक श्रेणी नहीं है। उत्पीड़न तो अगर होगा तो पूरे परिवार को होगा, नौकरी को होगा, व्यक्तिगत होगा। जमीन पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया है या करने का, तो वो राजस्व से संबंधित है, तो वो भी पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो तमाम चीज़ें, मतलब कई चीज़ें हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन मारपीट की घटनाएं ज़्यादातर आती हैं। और अच्छा सर, हम लोग जैसे 21वीं सदी की बात करते हैं, बड़ी सोच की बात करते हैं कि हमारी अब सोच भी बड़ी हो गई है और हम जाति इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश की कई ऐसे पिछड़े जिले हैं, पिछड़े जिले क्या, बड़े शहरों में भी कई ऐसे मामले हैं कि जो ऊंची जाति के हैं वो नीची जाति वालों के साथ अभी भी उठना बैठना पसंद नहीं करते हैं। ये चीज़ें, क्या आयोग इन सब तरह की घटनाओं को, इन सब चीज़ों पे काम कर रहा है, या क्या कुछ इस पर वर्क आप लोग कर रहे हैं कि अभी भी जो जातिगत की जो भिन्नता देखी जा रही है जाति की, वो चीजें कम हो, इसको लेकर आयोग कुछ कर रहा है? बहुत ज़्यादा नहीं, अगर कहीं स्थानीय स्तर पर जब कोई बात बिगड़ती है, तब तो सवर्ण और दलित की बात खुल के आती है। हाँ, बाकी वही चीज अभी तक छुआछूत तो छोड़ो, अब हम लोग बारातों में सामूहिक जो भोजन खाते तो जूठा भी खाना शुरू हो गया, आगे आगे दूसरा खाता, कपड़ा दोबारा निकाला, तो छुआछूत की बात तो खत्म हो गई। और उठने बैठने जब तक जाने ना तब तक का है, लेकिन अगर जान जाता तो अभी भी मानसिकता है थोड़ी बहुत ऐसा लोगों में, बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, परिस्थितियों के कारण हो सकता है, परिस्थितियों के कारण हो सकता है, बाकी मन में किसी के नहीं है। अच्छा, शिक्षा और रोजगार की भी बात आती है, तो शिक्षा और रोजगार को लेकर जो SC ST के युवा हैं, उनको लेकर आपका आयोग कुछ उन पर कुछ कर रहा है काम, उनके लिए कुछ पहल कर रहा है? नहीं, समाज कल्याण विभाग करता है। अच्छा। जैसे अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, बेटियां हैं, अगर IAS PCS की कोचिंग करना चाहें तो अभ्युदय हमारी कोचिंग है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, निःशुल्क कोचिंग हर जगह पर है, और बच्चे बिना पैसा के करके और बढ़िया उच्च शिक्षा ग्रहण करें और IAS PCS बन जाएं तो उसके लिए है। और शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप अच्छी खासी है। और योगी जी ने तो एक ऐतिहासिक काम किया जो कभी किसी सरकारों ने नहीं किया है, कि पिछले 3 सालों में ढूंढ के स्कॉलरशिप लोगों को पेमेंट कराइए, जिनके फार्म गलत हो गए थे या फार्म भरने छूट गए थे, दोबारा उसके लिए वेबसाइट खोली गई, दोबारा आवेदन करके, और 3 बार में सबको बांट दिया, कोई भी व्यक्ति शेष नहीं बचा जैसे स्कॉलरशिप न बनी हो। ये अनुसूचित जात पिछड़ी जात के लिए बड़ा काम है छात्रवृत्ति के मामले में। और जब छात्रवृत्ति है तो पढ़ाई स्वाभाविक तो अच्छी हो जाएगी, और यूँ 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा ही है। तो UGC पे आपका क्या स्टैंड है? अब UGC बहुत पुराना हो गया है, ये बड़े लोगों की बात है, उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना अब ठीक नहीं, क्योंकि वो दब गया मामला, अब बात खत्म हो गई। और UGC तो वही आपने बताया ना कि केवल मानसिकता की बात है। तो अब हम आपको चूँकि मीडिया में इसलिए बराबरी करके नहीं बात करना चाहते, भाई योगी जी गौरक्षण करते हैं, अभी ससुर आ गए, वो भी तरीका। तो अगर उनका एक अपना तरीका है, इनका लक्ष्य तो एक ही है, लक्ष्य को बचाने का है। तो एक है कि बराबर चल के हम उनसे अच्छा काम करें, उससे करेंगे, एक दूसरा आलोचना करते, वो बुरा करते हैं, हम अच्छा करते हैं। तो व्यक्ति मानसिकता निर्भर करता, काम करो, सकारात्मक काम करो, कोई रेखा उससे बड़ी रेखा खींचो। तो लेकिन कई बार ये भी इस तरह के आरोप लगते हैं कि जो आरक्षण जो मिलता है वो शैक्षिक योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए, ना कि जात के आधार पर, चाहे नौकरी में की बात करें, चाहे शिक्षा में किसी की बात करें। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखो, ये जब तक जात की श्रेणी खुली रहेगी तब तक तो आरक्षण चलता रहेगा, जब तक जातियां खत्म हो जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। यही चीज है। हाँ। क्योंकि आज हम कह रहे हैं, आप जैसे ये बात कह रहे हैं कि अब दलितों पर अत्याचार कम हो गया है, सब चीजें कम हो गई हैं, तो फिर आरक्षण की जरूरत क्या है? जब हम सबको बराबरी में देख रहे हैं, सरकार भी कहती है हम सबको बराबरी में देख रहे हैं, फिर आरक्षण की आवश्यकता है क्या? हाँ, लेकिन तो बाबा साहब ने संविधान दिया, इसको अभी तो कुछ दिन पालन करने हैं, जब तक सब बराबर ना हो जाए, जो ऊंची नीची खाई तो खत्म हो गई।
अब लोग आर्थिक विषमता बची है। हाँ, तो आर्थिक बराबरी हो जाए तो उसके लिए तब ठीक रहेगा। तो क्या मानते हैं कि अगर जब सब चीजें सही हो जाएंगी, आर्थिक विषमता भी दूर हो जाएगी, सोच भी हमारी बदल जाएगी, तो ये आरक्षण को खत्म होना चाहिए? आज धीरे धीरे तो बहुत बड़ा महत्व नहीं बचा है, अब किताबों में बचा है। अनुसूचित जात के, पिछड़ी जात के बच्चे इतना बढ़िया पढ़ लेते हैं कि सामान्य की कटाव में चले जाते हैं और सामान्य वर्ग में नौकरी लेते हैं। तो बड़ा जितना पिछड़ापन था धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि आयोग का रोल सिर्फ जो है कागजों तक ही है, बाकी कुछ नहीं है। क्या इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, तो विपक्ष ने भी तो आयोग बनाया था, अपने यहाँ के काम देख ले। अगर आज ही सरकार से काम लिखे नहीं तो यहाँ अभिलेख रखे हैं, देख लें। इस आयोग में तो अत्याचार ये किया कि यही अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है कि 95 में गठन हुआ। अनुसूचित जाति में तमाम जातियां हैं, हर जात के लोग यहाँ बैठे। पासी जात को पहली बार योगी जी ने प्रतिनिधित्व दिया। पासीदाबाद पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छी संख्या में, लेकिन आयोग का चेयरमैन नहीं बनाया। ये विपक्षी बात आप देख लो। और यही तक नहीं रखा, यही आयोग है 2012 में अनुसूचित जाति के आयोग में 4 सदस्य पिछड़ी जाति के डाले थे। तीसरी बात, बोर्ड लगा है कि 2012 में राम दुलार राजभर जी को चेयरमैन तक बना दिया था। ये हक दलितों का छीना उन्होंने। और जबकि पीडीए की बात करते हैं, हमारा प्रमाण है। तो विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष बात जो जबान में आता है वही कहता है। विपक्ष की सराहना तब की जाती कि वो सच कहे और सच के साथ चले। तमाम तुमने त्रुटियां की हैं, जो योगी जी मोदी जी ने उसको सुधारा है। हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उनको कौशल विकास से जोड़ दिया और निःशुल्क राशन दिया, निःशुल्क आवास दे दिया सब। तो उनको बराबरी की तरफ खड़ा किया है, सवर्णों को मारा गिराया नहीं। जो छोटे थे, गरीब थे, इनको निःशुल्क राशन और निःशुल्क बिजली कनेक्शन, निःशुल्क गैस सिलेंडर, निःशुल्क लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है कि निःशुल्क राशन, बिजली ये दे के उनको और कमजोर कर दिया है। उससे अच्छा तो रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़ाने चाहिए थे। पहले तो जीवन मिल जाए। अब जब वो खाना पीना शुरू कर दिया है आराम से, तो अब उनके अपने बच्चों की तरफ पढ़ाई ध्यान देंगे। अब जो राशन पैसा खर्च करते थे वो पैसा बचेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देंगे। और जो पैसा कम मेहनत मजदूरी करेंगे उससे कोई व्यापार भी खड़ा कर लेंगे। तो अब आरोप शब्द एक ऐसा है कि ये किसी पर लगाया जा सकता है, लेकिन ये सच कुछ नहीं, आरोप सच नहीं होते। अच्छा, एक ये भी है कि क्या आयोग का आने वाले 2 सालों तक या अगले 1 साल तक आयोग का SC ST को लेकर कुछ रोड मैप तैयार है आने वाले समय में? नहीं, हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। अब आप ये बात विशेष उल्लेख कर रहे हैं आपको, ये आयोग 95 से और 2024 हम आए हैं, तो लगभग 29 साल के बाद हम ये कुर्सी बैठे हैं। यही आयोग पिछली सरकारों से लेके यहाँ पर पीड़ितों की 1 महीने में 2 बार सुनवाई होती थी, मुकदमे सुने जाते थे। अच्छा, 2 बार। अच्छा। तो 1 साल केवल 24 बार यहाँ पर सुनते थे मुकदमा। जब मैं बैठा हूँ तो जब मुकदमों की पेंडेंसी, पीड़ितों का आवागमन जब हमने देखा, अनुभव किया, तो जो 1 महीने में 2 बार सुनते थे, तो 1 साल में 24 बार सुनते। हमने 1 हफ्ते में 2 सुनवाई हमने शुरू कर दी। 1 हफ्ते में 2, महीने में 8, तो 1 साल में 96। मतलब वो 24, हम 96, 4 साल का काम उनका हमने 1 साल में किया। हमारा 2 साल होने जा रहा है, 8 साल का काम हमने 2 साल में कर दिया। तो उनमें से निस्तारण कितनों का हुआ है? नहीं, होते हैं निस्तारण, आते जाते हैं निस्तारण काफी संख्या में। अरे अब मुझे लगता है कि नए छोड़ के पुराने तो लगभग 200 के आसपास मुकदमे बचे हैं। अच्छा। बाकी निस्तारित हो गए, लेकिन नए आते जाते हैं, वो चलता रहता है। नए आते हैं और हम पुराने खत्म, ले पुरानी पेंडेंसी हमने खत्म की। अच्छा। तो आयोग में हम लोग बैठे हैं, तो यही आयोग जो 4 साल में काम करता था उसको हम 1 साल में निपटा दिया है। हाँ। किस तरह की सख्ती आयोग के द्वारा दिखाई जा रही है, जो खास तौर से SC ST महिलाओं और जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उन पर जो अत्याचार के मामले हैं वो ना हो, उसके लिए आप कितना सख्त हैं और आपने क्या निर्देश दिया है? नहीं, ये देखो नीतिगत फैसला है और ये कानूनी फैसला है, ये सरकार सब तय करती है। हम लोग चूंकि जुडिशरी में है, जो पीड़ित आएगा
उसकी कहीं नहीं सुनेगी, उसकी हम सुनेंगे और उसके साथ हम लोग खड़े होंगे, उसके लिए समुचित आदेश देंगे, अधिकारियों को यहाँ बुला करके उसको हम पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। कुछ ये टाइमलाइन बनाई है कि एक केस अगर आपके पास आता है उसको कितने दिनों में आप लोग निस्तारित कर देंगे? हम 3 बार नोटिस भेजते हैं, रिपोर्ट मांग लेते हैं, उसके बाद चौथी बार उसको बुला देते हैं, 1 साल में लगभग निपट जाता है। 1 साल लग जाता है फिर भी? नहीं, वो तो चूंकि जुडिशरी है, तो मतलब पक्ष सुनना पड़ता है विभाग का भी, क्योंकि अगर फर्जी शिकायत है तो प्रमाणित करने के लिए वहाँ से रिपोर्ट लेनी पड़ती कि ये मामला आया क्या है, तो वहाँ पर विभाग से आता लिखे कि ये शिकायत ये इस तरह से झूठी है, और वहाँ सबूत आते हैं कि ये मामला इस तरह से झूठा है। अच्छा, कई बार इस तरह के आरोप लगते हैं कि आप तक मामला पहुंच ही नहीं पाता है, पुलिस ही मैनेज करने की बात करती है कि इसको आपसी मैनेज करके निपटा लो, और उसमें जो कई बार ऐसा होता है जो सही होता है वो प्रताड़ित होता रहता है। नहीं, तो वो विषय हमारे पास जो हम तक आते हैं हम वही सुनते हैं, अच्छा, बाकी सरकार समझे। जो वो नहीं किसी की सुनी जाती है वो व्यक्ति मेरे पास तो ये आता हो है। सकता है कि लोगों को जानकारी का अभाव हो नहीं नहीं, ये कि आप पंचायत तक 30 पहुंच ही नहीं पाते नहीं नहीं हैं लोग। 30 साल से चल रहा है, 30 साल से आयोग है, लोगों को पूरी अवेयरनेस है। और हम अब एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं अच्छा। कि IGRS की तरह शिकायत गरीब व्यक्ति अपने घर से मोबाइल से भी कर देगा तो मेरे आयोग में आ जाएगी और यहाँ से कार्रवाई हो जाएगी, पल पल की कार्रवाई। जिस तरह IGRS दिखाई पड़ती वैसे उसको पीड़ित को दिखेगा, यहाँ आना नहीं पड़ेगा। तो पीड़ित अगर छोटा मोबाइल उससे भी वो अपनी IGR पर डाल पाएगा। तो हम एक नई वेबसाइट तैयार करवा रहे हैं, तो ये पीड़ित के लिए बहुत बड़ा काम होगा। यहाँ भीड़ खत्म हो जाएगी और पीड़ित को पैसा नहीं लगेगा और वो घर बैठे उसको न्याय मिल जाएगा। ये अच्छा, थोड़ा हम जानना चाहते हैं, कोई अगर पीड़ित है और वो चक्कर भी काट रहा है पुलिस के और बाकी चीजों के, लेकिन अभी प्रताड़ित है, तो वो अगर आज आपका पॉडकास्ट देख रहा है, आपका इंटरव्यू देख रहा है, तो आप तक वो कैसे पहुंच सके और अपनी बात को कैसे रख सके? जो सुन रहा देख रहा है वो ये बात ध्यान रखे कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अगर सवर्ण जाति से कोई झगड़ा मामला है और उसका उत्पीड़न हो रहा है सवर्ण के द्वारा और नहीं सुनी जाती है, तो वहाँ के अधीनस्थ अधिकारियों को, थाने को सूचना दे दे। थाना नहीं सुनता तो पुलिस अधीक्षक को दे दे और उसकी सारी कॉपी लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग 10वां तल इंदिरा भवन लखनऊ पर चाहे रजिस्ट्री कर दे, चाहे मेल कर दे, या स्वयं आकर के यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा दे। सारा न्याय उसको हम लोग दिलाने की दिशा में सारे उपाय करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी सर मामले आते हैं कि जो पीड़ित है वो SC ST से है, दलित है, और जो सवर्ण वर्ग है वो रसूख वाला है या वहाँ का बाहुबली है या किसी राजनीतिक दल से जो है जुड़ा हुआ है, उससे उसको हेल्प मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो है कितना दबाव आप लोगों पे रहता होगा? नहीं, हमारे आयोग में अगर आ गया शिकायत तो दबाव खत्म, चाहे जितना रसूख अच्छा। चाहे जितना बड़ा हो, फिर तो हम हमारे अधीन है। अच्छा। सच होगा वो हो जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा ही माफिया, चाहे कितना बड़ा बाहुबली क्यों ना हो। चाहे जितना बड़ा हो, वो तो हम हमारे से मतलब कोई पक्षपात नहीं और किसी तरह का समझो कोई लेन देन नहीं। वहाँ तो निर्णय सच के आधार पर हर हाल में हमको सुनाना। क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है कि आदमी सामने वाले को देखता है कि वो बहुत ही रसूख वाला है, इस चक्कर में डर में ही नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं, वो उसको जो रसूख वाला वो हमारे आता नहीं, हम तो विभाग को बुलाते हैं। हमारे पीड़ित की शिकायत अगर पुलिस ने नहीं सुनी या वहाँ के तहसील प्रशासन ने नहीं सुना कोई तरह का, तो हम तो उनसे बुलाते कि इस व्यक्ति की जो सही बात तुमने क्यों नहीं सुनी। तो जो भूमाफिया जो कोई है वो हमारे यहाँ नहीं आता, हम विभाग को बुलाते हैं कि पीड़ित की बात तुमने क्यों नहीं सुनी, इसके अधिकारों की रक्षा आपने क्यों नहीं की, तो फिर उसके अधिकारों की रक्षा हम लोग करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या मान रहे हैं कि जो दलित उत्पीड़न के मामले हैं वो पिछले 5 साल से ऊपर 7 से 8 सालों में कुछ कम हुए हैं या शिकायतें कम आई हैं, और किस तरह से आयोग उस पर काम कर रहा है? इन सरकारों में हमने बताया कि अगर पिछली सरकारों से तुलना करें, पिछली सरकारों में पीड़ित की बात सुनी नहीं जाती थी, पीड़ित को थाने नहीं जाने दिया जाता था और वहीं पर उसको दाब दिया जाता था क्योंकि अपराधी सरकार के होते थे। और योगी जी की सरकार बनने के बाद किसी भी अपराधी चाहे जितना बड़ा हो थाने में जाएगा तो उसके विरुद्ध वो FIR दर्ज होगी और पीड़ित को न्याय दिलाने की दशा में जो शीघ्रता हो पाएगी वो पुलिस करती है और चार्जशीट लगा के उस व्यक्ति को जेल भेज देती है। तो स्वाभाविक तौर से अगर व्यक्ति के पीड़ित की परेशानी थाने तक जाएगी और लिखी जाती है तो लगता है कि संख्या ज़्यादा बढ़ी है। और हमारा मानना है
कि गत सरकारों में चाहे जो सरकार रही हो, पीड़ित की सुनी नहीं जाती थी, थाने नहीं जाने दिया जाता था, चाहे रेप मामला हो या मारपीट हो, सब वहीं पर दफन कर दिया जाता था और पीड़ित के थाने में सुनवाई होती नहीं थी, ना उसको कहीं ऊपर जाने दिया जाता था। तो इस समय लगता है कि व्यक्ति अपराध कुछ ज़्यादा बढ़े हैं, और अपराध बढ़े नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है और घटना सहित उसके मुकदमा लिखे जाते हैं। अच्छा सर, आज भी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें राजनीति की, तो कहा जाता है कि जाति की राजनीति आज भी उत्तर प्रदेश में हावी है, जातिगत राजनीति। जब मायावती का शासन काल था तो क्या माना जाए कि जो दलित हैं वो अपने आप को ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर अब महसूस करते थे बाकी सरकारों की तुलना में? नहीं, देखो, जितनी खुशहाली दलित समाज के लिए योगी सरकार में है, कभी किसी न कांग्रेस में रही, न बसपा में रहा और न समाजवादी पार्टी में रहा। क्योंकि मायावती तो खुद भी दलित समाज से ही थी। बात अलग है, हम तो इस बात को मानते हैं कि अगर सबसे ज्यादा उत्पीड़न शोषण हुआ तो दलित का उसी सरकार में हुआ, और उसके बाद दूसरा समाजवादी पार्टी में हुआ। ये व्यक्ति भुक्तभोगी बताते हैं। जबकि मायावती दलित थी फिर भी शोषण। वही, तभी तो सारा दलित समाज समाजवादी पार्टी को, बसपा छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में है। मतदाता दलित समाज के वोट से ही तो भाजपा की सरकारें बढ़िया बनती है। भरोसा है कि हमको अगर घटना होगी तो हमको न्याय मिलेगा। तो मोदी जी पर, योगी जी पर दलित समाज का पूरा भरोसा है, और हम लोग दलित समाज से आते हैं, और दलित समाज कहता है कि इतनी बढ़िया सरकार कभी नहीं है कि हम लोगों की बातें सुनी जाती हैं, हमको न्याय मिलता है। तो क्या माने कि दलित समाज का मायावती से मोह भंग हो गया है? भाई, मोह अगर भंग ना होता तो जो चंद्रशेखर रावण इतनी भीड़ लेके घूमता है वही तो है। कोई भाजपा का व्यक्ति वहाँ थोड़ा जा रहा, अगर बच्चे कुछ व्यक्ति उन्हीं के लोग तो जा रहे हैं वहाँ। और सपा के लिए सपा तो उनका कोई कार्ड काम करने वाला नहीं। वो पीडी वाला फर्जी मामला है। जब पता अनुसूचित जाति आयोग था, यहाँ पिछड़ी जाति के व्यक्ति को चेयरमैन बना बैठा दिया, 4 सदस्य बना भेज दिए। अब इससे बड़ा विडम्बना तो क्या अभी हाल में अम्बेडकर जयंती लखनऊ में हुई थी, उसमें आपने अखिलेश यादव को देखा होगा, पूरा नीला गमछा और पूरा अम्बेडकर के रंग में रंगे हुए थे और वो अपने आप को दलित प्रेमी बता रहे थे। देखो, बाबा साहब एक ऐसी महाविभूति है, उनका सम्मान सारी दुनिया करता है, लेकिन वो वोट के टाइम पर चोला थामे थे। जब सरकारें थी तो बाबा साहब का घोर अपमान किया था, और बाबा साहब के नाम पर वोट लेकर के उन्होंने बाबा साहब के सम्मान में कुछ नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के सम्मान तो किया, उनका नाम कहीं वोट के नाम पर नहीं बनाया, लेकिन सरकार बनने के बाद बाबा साहब के 5 स्थान जहाँ पैदा हुए थे, जहाँ पढ़े थे, जहाँ रहे थे, जहाँ वकालत किया था, जहाँ पर मरे थे, वहाँ पर इनके 5 स्थानों को भव्य स्मारक बनाया। और स्मारक बनाया ही नहीं, स्मारक का नाम स्मारक नहीं दिया, बल्कि कहा ये पंच तीर्थ है हमारे, मतलब तीर्थ का स्थान दिया। इसका मतलब बाबा साहब को जो स्थान मिलना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के योगी और मोदी जी ने दिया। अभी इसी 14 अप्रैल को जब जन्म जयंती थी तो योगी जी ने स्पष्ट निर्देश दिया और पैसा अलॉट किया लोगों को कि बाबा साहब की मूर्ति उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी न बचे कि जो बाउंड्री विहीन और छतरी विहीन हो। सफल तो बाबा साहब को सम्मान की जरूरत थी, आज जिंदा नहीं, लेकिन मरने के बाद जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया बाबा साहब को, सब ने वोट मांगा उनके नाम पर, लेकिन वो सम्मान उनको नहीं दिया। तो बाबा साहब केवल वोट की राजनीति लोग करते थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान देने का काम किया है। तो 2027 में क्या मानते हैं कि दलित समाज किसके साथ होगा? दलित समाज तो खुल के भाजपा के साथ है, लगातार है, और संख्या बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के लिए, चाहे बंगाल में जो जितना उत्पीड़न हुआ, सबसे ज़्यादा तो बैकवर्ड और जात के लोग ही वहाँ सताए गए, बेटियाँ बेटे सभी लोग वहाँ सताए गए, तो वो भी है हमारे साथ। तो पूरे हिंदुस्तान में योगी जी के नेतृत्व में दलित समाज का अच्छा भला हो रहा है, योजनाओं के माध्यम से, सुविधाओं के माध्यम से। और उत्तर प्रदेश में योगी जी एक महान व्यक्ति हैं, कानून व्यवस्था को ठीक कर दिया, बेटियों के खिलाफ कोई निकाह नहीं उठा सकता, अनुसूचित जात पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, और सभी मुझे लगता है कि सब अपना अपना काम करें, चाहे सवर्ण हो चाहे, बस सबका साथ सबका विकास लेके जो चल रहे हैं मोदी जी, उससे समाज में सामाजिक परिवर्तन हुआ है, और दलितों पर उत्पीड़न कम हुए हैं और भाईचारा बढ़ा है। इसलिए अनुसूचित जात और पिछड़ी जात सवर्ण सब मिलके राष्ट्रवाद को निगाह में रखे और राष्ट्र के विचारधारा वाले लोगों को ही वोट करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बैद्यनाथ रावत जी, जो कि पूर्व सांसद और विधायक भी रह चुके हैं और मौजूदा समय में SC/ST आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, इनका साफ कहना है कि इस बार 2027 के चुनाव में दलित प्रेम कोई भी पार्टी दावा ठोके, लेकिन
दलित सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि दलितों का जितना उत्थान और दलितों को जितना सम्मान बीजेपी सरकार में मिल रहा है, उतना अब तक किसी भी सरकार में नहीं मिला है। लखनऊ से श्रुति गुप्ता, द हो हल्ला।